होते क्या है। ठीक है, बहुत इजीली टॉपिक है, लेकिन एमसीक्यूज के हवाले से देख लीजिएगा कि हम क्या बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन को। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं न्यूरॉन की, तो डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रोजेक्टर का थोड़ा कलर जो है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, तभी शायद कलर थोड़ा सा बोलना आ रहा हूँ, तो रेड को भी कुछ और नजर दिखा रहा है। खैर, न्यूरॉन की बात करते हैं तो आपको पता है सेल की बेसिक डेफिनेशन जो होती है, सेल की बेसिक डेफिनेशन जो होती है वो क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो वैसे न्यूरॉन की भी अगर हम बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। मतलब नर्वस सिस्टम को स्ट्रक्चर देने में और फंक्शन देने में जो रोल प्ले किया है वो किसने किया है? न्यूरॉन ने। ठीक है, तो आपसे भी पूछा जाए कि नर्वस सिस्टम के सेल कौन से होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, ये बड़े स्पेशलाइज्ड सेल हैं जिनका काम क्या होता है? ट्रांसमिटिंग सिग्नल। ट्रांसमिटिंग सिग्नल का मतलब क्या होता है? मैसेज को ट्रांसमिट करना वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मैसेज को ट्रांसमिट करना वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर आप देखते हैं कि हम हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर हाथ लगाते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं कि ये मैसेज जो होता है ब्रेन तक कैसे जा रहा है। ये ब्रेन तक मैसेज कैसे जा रहा होता है? बिकॉज न्यूरॉन टू न्यूरॉन मैसेज जो हो रहा है वो ट्रांसमिट हो रहा है। तो इस तरह से हम बात करें ब्रेन तक जो है वो सर्कुलेट कर रहा है। तो न्यूरॉन का काम क्या होता है? सिंपली हम बात कर रहे हैं स्पेशलाइज्ड सेल है जो कि ट्रांसमिटिंग करते हैं सिग्नल को, मतलब मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, एक तो ये हमने बात डिस्कस करी। अगर आपसे पूछा जाए न्यूरॉन जो होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, क्या सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं या ऑल ओवर द बॉडी होते हैं? ऑल ओवर द बॉडी होते हैं, पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हुए होते हैं। ठीक है, न्यूरॉन जो होते हैं। तो न्यूरॉन कितने होंगे अप्रोक्सीमेटली? क्वांटिटी कितनी होगी, तादाद कितनी होगी? हाँ, कितनी होगी तादाद? मिलियन है। आप क्या कह रही है? मिलियन। आप मिलियंस कह रही है, ओके। और 10 मिलियन, ओके। तो आप ये लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर नहीं है, जो चीज यहाँ पर ना हो तो वो लिख लीजिएगा। आपने हेडिंग डाली हुई थी ना स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की हेडिंग डाली हुई हो तो उसमें फिर आप लिखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के अंदर के अप्रोक्सीमेटली 860 बिलियन 860 बिलियन approximately 860 billion neurons are present in animal's body. In 860 billion neurons are present in animal body. अगर हम एनिमल्स की बात करें, ठीक है, और मैंने कल भी बताया था कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल में स्पंजेस जो होते हैं उनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता, कल भी बताया था ना मैंने बात। बाकी तमाम एनिमल्स में नर्वस सिस्टम पाया जाता है और सब है। ठीक है, 860 बिलियन के करीब जो होंगे वो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है भाई, 860 बिलियन। फिर तो हमने क्या कहा कि न्यूरॉन 860 बिलियन होते हैं जिनका काम क्या है? एक स्पेशलाइज्ड सेल है जो कि ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को, मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में तीन चीजें आती हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में आप देखें सबसे पहले आपको ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर ये आपको नजर आ रही है डेंड्राइट्स। ठीक है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो होंगे वो आपको डेंड्राइट्स नजर आ रहे होते हैं। आपको ये जो बॉडी नजर आ रही है ये नजर आती है, कहलाती है सेल बॉडी, जिसको आप सोमा भी कह रहे होते हो। ठीक है, सोमा जिसको हम सेल बॉडी कह रहे हैं, और ये मेजर बॉडी होती है न्यूरॉन। फिर आपके पास ये लॉन्ग फाइबर नजर आ रहा है, लॉन्ग फाइबर ये आपके पास कहलाता है एक्सॉन। ठीक है, और फिर आपके पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है लास्ट पार्ट ये कहलाएगा आपके पास एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, तो ये ब्रांच लाइक फाइबर डेंड्राइट्स, ये आपके पास मेजर बॉडी जिसको हम सोमा, जिसको हम सेल बॉडी भी कहते हैं, ये लॉन्ग फाइबर आपके पास एक्सॉन, और ये एक्सॉन टर्मिनल। तो हम वन बाय वन देखेंगे न्यूरॉन के तमाम स्ट्रक्चर का काम क्या क्या होता है। तो स्ट्रक्चर की हमने बात करी डेंड्राइट, सोमा और एक्सॉन। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं डेंड्राइट्स के बारे में। ठीक है, डेंड्राइट्स क्या होता है? बहुत इजी है। हम कहते हैं कि डेंड्राइट्स जो होते हैं आपके पास डेंड्राइट्स, ठीक है, ये ब्रांच लाइक, देखिए ये लिखा ब्रांच टेंड्रिल्स दैट एक्सटेंड आउटवर्ड फ्रॉम द सेल बॉडी। हम कह रहे हैं कि ये
सेल बॉडी से आउटवर्ड बाहर की तरफ कुछ ब्रांच टेंड्रिल्स हैं जो आपको नजर आ रही हैं। सेल बॉडी से आउटवर्डली बाहर की तरफ ये ब्रांच टेंड्रिल्स हैं जो आपको नजर आ रही हैं। ये क्या कहला रही हैं आपके पास? डेंड्राइट्स कहलाते हैं। ठीक है, हम कहते हैं डेंड्राइट्स के पास, अगर हम डेंड्राइट्स के स्ट्रक्चर को देखें यहाँ पर, कि डेंड्राइट्स के पास, ठीक है, रिसेप्टर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ये रिसेप्टर, जिनका काम क्या होता है? मैसेज को या स्टिमुलाई को, स्टिमुलाई याद रखिएगा कोई भी फैक्टर हो सकता है, ठीक है, जैसे ये टच, प्रेशर, पेन, ये सब क्या है? स्टिमुलाई। तो आपसे पूछे जाए स्टिमुलाई क्या होता है, आप बोलोगे ये फैक्टर होता है। अब भले वो फैक्टर इंटरनल हो, और करके लिख लीजिएगा यहाँ पर, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, रिसीव इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। तो भले वो इंटरनल फैक्टर हो या एक्सटर्नल, एग्जांपल के तौर पे ये मैं टच कर रहा हूं, मुझे बताइएगा ये इंटरनल स्टिमुलाई है या एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल है। अगर मुझे एब्डोमिनल पेन होता है तो मुझे बताइएगा ये इंटरनल स्टिमुलाई है या एक्सटर्नल? इंटरनल स्टिमुलाई है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि डेंड्राइट्स के पास जो रिसेप्टर पाए जाते हैं वो क्या करते हैं? किसी भी स्टिमुलाई को क्या करते हैं? वो रिसीव करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब न्यूरॉन के अंदर जो डेंड्राइट्स होते हैं उनका काम क्या होता है? मैसेज को, स्टिमुलाई को रिसीव करना। अब भले वो मैसेज या स्टिमुलाई इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। यहाँ पर हमने देखा कि मैसेज जो है वो डेंड्राइट से रिसीव होकर फिर कहाँ जा रहा है? सोमा में जा रहा है, सेल बॉडी में जा रहा है, ठीक है। तो फिर आपके पास ये जो सोमा और सेल बॉडी होते हैं, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, सोमा और सेल बॉडी की, तो सोमा और सेल बॉडी मैंने अभी बताया न्यूरॉन की मेजर बॉडी होती है। और हमने कहा इन सोमा मेनी ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। इन सोमा मेनी ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, मतलब इसकी जो मेजर बॉडी है सेल बॉडी, यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सारी की सारी मेन बॉडी जो होंगी वो यहाँ मौजूद होंगी। ये मैंने न्यूक्लियस बना के भी दिखाया है, क्योंकि आपको पता है सेल की लार्जेस्ट ऑर्गेनेल जो होती है, ठीक है, सेल की लार्जेस्ट ऑर्गेनेल जो होती है वो न्यूक्लियस ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ न्यूक्लियस बना के भी दिखाया। फिर हम कह रहे हैं कि अब ये जो सोमा है, ठीक है, ये जो सेल बॉडी है सोमा, ये एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है। अंदर से हम देख रहे हैं पूरी मेम्ब्रेन से कवर्ड है। जैसे आप मुझे बताएं एक सेल होता है वो भी एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। एक सेल है एग्जांपल, वो भी एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं भाई उसको? सेल मेम्ब्रेन। वैसी सेम एज हम बात कर रहे हैं, वैसी सेम एज सोमा जो है या सेल बॉडी कह लो, ये भी एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है, ठीक है। और उस मेम्ब्रेन को हम क्या कह रहे हैं? द बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज कवर्ड विद अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूरोलीमा। क्या कह रहे हैं आप उसको? न्यूरोलीमा। तो न्यूरोलीमा क्या होती है? बेसिकली जो सेल बॉडी को या सोमा को कवर्ड करके रखता है। डेंड्राइट्स और न्यूरोलीमा एक ही है। सेल बॉडी से ही, मैंने अभी क्या बताया था, सेल बॉडी से ही आउटवर्डली एक ब्रांच टेंड्रिल्स निकल गई, उनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। तो सेल बॉडी में से ही एक आपके पास ब्रांच टेंड्रिल्स निकल रही हैं, उनको हम कह रहे थे डेंड्राइट्स, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि ये जो न्यूरोलीमा है, इसका एक और फंक्शन क्या होता है ना, देखें। न्यूरोलीमा का एक और फंक्शन, न्यूरोलीमा क्या है? जो सोमा और सेल बॉडी को कवर्ड कर लेता है, ठीक है। न्यूरोलीमा का एक और क्या फंक्शन है? प्रोड्यूस न्यूरोट्रांसमीटर व्हिच आर केमिकली स्टोर्ड सिग्नल मॉलिक्यूल। ये जो न्यूरोलीमा है, जो कि मेम्ब्रेन है सेल बॉडी को कवर करने वाली, वो न्यूरोट्रांसमीटर को प्रोड्यूस करती है, न्यूरोट्रांसमीटर को बनाती है। न्यूरोट्रांसमीटर है क्या? न्यूरोट्रांसमीटर याद रखिएगा, एक यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, और सुनते रहिएगा। यहाँ पर आपके पास यहाँ पे आपके पास एक बल्ब है, ठीक है, एक दूसरी साइड बल्ब है। अगर बीच में से अरे बेटा, अगर बीच में से मैं वायर को कट कर दूं तो मुझे बताएं करंट फ्लो होगा? नहीं होगा ना, करंट फ्लो नहीं होगा। सेम एज एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के दरमियान में बीच में गैप है। हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट सैटरडे को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कि एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बिटवीन गैप है, और उस गैप को आप बोलते हो, यही टॉपिक हम अब थर्सडे को, सैटरडे को पढ़ेंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट का मतलब होता है गैप। तो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के दरमियान जो है वो स्पेस है, गैप है, जिसको हम बोल रहे हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट।
ये हम सैटरडे को डिटेल में टॉपिक पढ़ेंगे हम। लेकिन अब बात ये समझ में आनी चाहिए कि फिर मैसेज जो होगा वो ट्रांसमिट कैसे होगा। जैसे हमने बात करी कि दो बल्ब बीच में मौजूद थे, हमने बीच में से वायर को कट कर दिया, तो फिर करंट फ्लो कैसे करेगा। तो सेम एज जब एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के दरमियान अगर गैप है, मैसेज जो होगा वो ट्रांसमिट कैसे होता है, वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। तो हम कह रहे हैं कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर नाम से पता चल रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन से मैसेज को ट्रांसमिट कर देना। तो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के दरमियान जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेंगे, बीच में कौन होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर होंगे। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर को प्रोड्यूस कौन करता है भाई, न्यूरोलीमा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया। ओके, ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, हम बात कर रहे हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं न्यूरॉन के अंदर। ठीक है, कम्युनिकेशन। वरना ऑब्वियसली बात है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब गैप है तो मैसेज कैसे ट्रांसमिट होगा, इन न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से। तभी नाम से आ रहा है न्यूरोट्रांसमीटर, कि न्यूरॉन से मैसेज को ट्रांसमिट कर देना। ठीक है, न्यूरॉन से मैसेज को ट्रांसमिट कर देना, ये काम है न्यूरोट्रांसमीटर का। तो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर भी। और इस टॉपिक को हम डिटेल में, साइनेप्टिक क्लेफ्ट हम डिटेल में सैटरडे को डिस्कस करेंगे। प्लीज छुट्टी नहीं करिएगा उस क्लास के अंदर, क्योंकि वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। अब हमारे पास कौन सा आ रहा है स्ट्रक्चर, अब हमारे पास आ रहा है एक्सॉन। क्या आ रहा है हमारे पास, एक्सॉन। जैसे सोमा को कवर्ड करने वाली मेम्ब्रेन थी, उसको हम कह रहे थे न्यूरोलीमा। ठीक है, वैसे एक्सॉन को जो कवर्ड करी हुई है मेम्ब्रेन, ठीक है, एक्सॉन को जो कवर्ड करने वाली मेम्ब्रेन है, उसको आप क्या बोलोगे, एक्सोलीम कहेंगे आप, एक्सोलीम। तो ये एक्सॉन फाइबर है जिसको एक मेम्ब्रेन कवर्ड करी हुई होगी, उसको आप बोलोगे एक्सोलीमा। अब ये पूरा सेल है, तो सेल के अंदर फ्लूइड भी होगा, मतलब साइटोप्लाज्म। सोमा के अंदर और सेल बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्म था उसको हम बोल रहे थे न्यूरोप्लाज्म, और उसको मेम्ब्रेन को हम कह रहे थे न्यूरोलीमा। सेम एज एक्सॉन के अंदर, सेम एज एक्सॉन के अंदर, एक्सॉन के अंदर जो फ्लूइड होगा, ठीक है, उसको हम टर्म यूज करेंगे एक्सोप्लाज्म। और उस एक्सोप्लाज्म को, ठीक है, और उस एक्सोप्लाज्म मतलब उस फ्लूइड को जो कवर्ड करी हुई होगी मेम्ब्रेन, उसको आप क्या बोलोगे, एक्सोलीमा कहेंगे आप, एक्सोलीमा। ठीक है, तो आई होप कि थोड़ी थोड़ी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम गो थ्रू करें कि हमारे पास टोटल न्यूरॉन कितने होते हैं, 860 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन का काम क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो ट्रांसमिटिंग करते हैं सिग्नल को, मतलब मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूरॉन के अंदर कितने स्ट्रक्चर होते हैं, 3 होते हैं, डेंड्राइट्स, सोमा और एक्सॉन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है मेन। अगर हमने बात करी थी डेंड्राइट्स की, तो डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, किसी भी स्टिमुलस को, इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलस को क्या करना, रिसीव करना। ठीक है, हमने कहा डेंड्राइट्स के पास रिसेप्टर पाए जाते हैं जिसकी वजह से स्टिमुलस जो होता है वो रिसीव होता है। फिर हमने डिस्कस किया जो स्टिमुलस होगा वो डेंड्राइट से फिर कहां पर सर्कुलेट करता है, सोमा में। हम करेगा भाई सोमा में, सेल बॉडी में, सोमा में, सेल बॉडी में। ठीक है, सोमा में, सेल बॉडी के अंदर। सोमा क्या है आपके पास, न्यूरॉन की मेजर बॉडी होती है, मेन बॉडी होती है। वहां पर आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी ऑर्गेनेल, जो मेजर यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेल्स होंगी, सेम एज वही सब में होंगी उसमें। ठीक है, जैसे गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, सब तमाम। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया कि सोमा और सेल बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको हम बोलेंगे न्यूरोप्लाज्म, और उसको हम कवर्ड करने वाली जो मेम्ब्रेन होगी उसको हम बोलेंगे न्यूरोलीमा। फिर हमने कहा कि वो जो अब सिग्नल होगा, अच्छा सिग्नल को मैं यहाँ पर बता दूं कि अगर हम सिग्नल भी कह सकते हैं उसको, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, मैं कह सकता हूं उसको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, उसको बायोलॉजिकल टर्म में हम उसको नर्व इंपल्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं उसको हम,
नर्व इम्पल्स, ठीक है, जो हमने कल भी बात करी थी, वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। तो मैं नर्व इम्पल्स भी कह सकता हूँ, और अगर बिल्कुल सिंपली अगर उसको वर्ड में यूज करूं तो मैं उसको मैसेज कह सकता हूं। मैं कह सकता हूं, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कह लो, नर्व इम्पल्स कह लो, या मैसेज कह लो। इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्यों कह रहे होते हैं बेसिकली, कि वो मैसेज इतना रैपिडली ट्रांसमिट करता है कि हम बात करें करंट प्रोड्यूस, वो इतना रैपिडली ट्रांसमिट करता है, हम बात कर रहे हैं। अब आप देखेंगे जो हाई वोल्टेज पावर होते हैं, हाई वोल्टेज पावर पोल होते हैं, उसके अंदर चार्जेस जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इतनी तेजी से रैपिडली मूव कर रहे होते हैं कि उनके अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है, इसके अंदर हाई वोल्टेज पोल के अंदर, ठीक है। तो आप तो हत्ता के नीचे खड़े होंगे आप, और ऊपर इतना हाई वोल्टेज पोल बहुत हाइट पे होगा, तब भी आपको करंट की आवाज आ रही होती है, क्यों? क्योंकि वो बहुत रैपिडली ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। तो न्यूरॉन के अंदर भी नर्व इम्पल्स या मैसेज बहुत रैपिडली ट्रांसमिट कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो हमने कहा एक्सॉन जो होते हैं, एक्सॉन, अब मैसेज जो है वो देखो, मैसेज ट्रैवल करते हुए कहां आ रहा है? एक्सॉन की तरफ आ रहा है। तो हमने कहा कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल कह लो, नर्व इंपल्स कह लो, या मैसेज, कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहां से आ रहा है? फ्रॉम दी सेल बॉडी। सेल बॉडी से जो है हम बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, या हम कह रहे हैं सो नर्व इंपल्स एक्सॉन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब एक्सॉन क्या है? हमने कहा एक्सॉन जो है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि लॉन्ग फाइबर होते हैं, इसके अंदर जो फ्लूइड होगा एक्सोप्लाज्म, और एक्सॉन को कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन होगी उसको हम एक्सोलीमा कहेंगे। हम कहते हैं कि एक्सॉन की सरफेस पे, ये जो मैंने रेड कलर के बना के दिखाया, एक्सॉन की सरफेस पे आपके पास कुछ सेल होते हैं, और उन सेल को आप नाम देते हो न्यूरोग्लिया। क्या नाम देते हो आप? न्यूरोग्लिया, या दूसरा नाम आप बोलोगे गैलीलियल सेल। क्या कहोगे? तो एक्सॉन की सरफेस पे आपके पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल है जो कि न्यूरोग्लिया कहलाते हैं, या गैलीलियल सेल कहलाते हैं। अब ये जो न्यूरोग्लिया सेल है या गैलीलियल सेल है, अच्छा आप अगर हाईलाइट करना चाहो तो इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हैं। जब आप डायग्राम बनाओ और ये पूरा बोर्ड वर्क अपनी कॉपी के अंदर करो, तो इस तरह से हाईलाइट कर देना कि ये न्यूरोग्लिया सेल। न्यूरोग्लिया सेल और गैलीलियल सेल जो एक्सॉन की सरफेस पे पाए जाते हैं, उनका काम क्या होता है? हमने कहा वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सपोर्टिंग सेल होते हैं। मतलब न्यूरॉन को फंक्शनली सपोर्ट करना और स्ट्रक्चरली सपोर्ट करना, ये किसका काम होता है? हम बात कर रहे हैं न्यूरोग्लिया या गैलीलियल सेल का काम, जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सपोर्ट कर रहे होते हैं सेल, न्यूरॉन के सेल। अब फंक्शनली सपोर्ट कैसे करते हैं पहले हम ये समझेंगे, और स्ट्रक्चरली सपोर्ट कैसे करते हैं फिर हम वो समझेंगे। फंक्शनली सपोर्ट कैसे करते हैं? नोट करके लिखा, दे सर्व न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूविंग वेस्ट मटेरियल। मुझे बताइएगा, हर सेल को एटीपी जनरेट करने की, क्या तो हर सेल को एटीपी चाहिए ना, ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी। अब एटीपी जनरेट करने के लिए हम बात करें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये एनर्जी करेंसी है। आई के सेल को मिल रही है तो वो विजन का काम कर रहे हैं, एयर के सेल को मिल रही है तो वो हियरिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है, मेरे मसल के सेल को मिल रही है तो ये लोकोमोशन का काम कर रहे हैं, इस एटीपी। तो न्यूरॉन भी एक वर्किंग कर रहे हैं, क्या वर्किंग करते हैं? मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, तो इनको भी एक एनर्जी चाहिए। तो मुझे बताएं कि एटीपी जनरेट करने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत होती है? वो तो चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या रिएक्टेंट क्या होना चाहिए? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस, इसको ब्रेक डाउन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपके पास क्या बनेगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी, सही है। तो ये जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो प्रोवाइड करेगा, ये न्यूट्रिएंट्स जो प्रोवाइड करेगा, ये भी कौन करेगा? हम बात करें न्यूरोग्लिया सेल। तो न्यूरोग्लिया सेल क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट सर्व करते हैं न्यूरॉन को ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एटीपी प्रोड्यूस कर सके। अब सेल का जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या है आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड। न्यूरॉन से हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना, ये भी कौन करेगा? हम बात कर रहे हैं न्यूरोग्लिया सेल कर रहे हैं। तो न्यूरोग्लिया सेल क्या कर रहे हैं? फंक्शनली सपोर्ट कर रहे होते हैं, किसको? हमने बात डिस्कस करी, किसको किसको कर रहे होते हैं? न्यूरॉन को फंक्शनली सपोर्ट कौन कर रहे हैं? न्यूरोग्लिया सेल, ठीक है। तो न्यूरॉन को फंक्शनली सपोर्ट जो कर रहे हैं वो हमने डिस्कस किया कि वो न्यूरोग्लिया सेल कर रहे हैं। तो न्यूरोग्लिया सेल को दूसरा टर्म में हम क्या बोलते हैं? गैलीलियल सेल, ठीक है।
तो हमने ये देखा कि न्यूरॉन को फंक्शनली सपोर्ट जो कर रहे हैं, मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो न्यूरोग्लिया सेल ही कर रहे हैं, ताकि न्यूरॉन एटीपी बना सके, एनर्जी बना सके, ठीक है, ताकि उस एनर्जी की मदद से क्या हो, मैसेज ट्रांसमिट हो सके, ठीक है। और जो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होगी, जो कि वेस्ट मटेरियल है, वो रिमूव आउट कैसे होगा, हम बात कर रहे हैं, वो भी न्यूरोग्लिया सेल की मदद से। अब हम देखेंगे कि ये न्यूरोग्लिया सेल स्ट्रक्चरली सपोर्ट कैसे कर रहे होते हैं न्यूरॉन, ठीक है। फंक्शनली जो हमने देख लिया, स्ट्रक्चरली सपोर्ट कैसे कर रहे हैं, अब ये देखते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स में 3 टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अब ये स्ट्रक्चरली सपोर्ट कैसे करते हैं, स्ट्रक्चरली। तो आप जरा देखिएगा, न्यूरोग्लिया सेल जो होते हैं, न्यूरोग्लिया सेल, सुनते रहिएगा, न्यूरोग्लिया सेल जो होते हैं वो फैटी लेयर बनाते हैं। क्या करते हैं भाई, मतलब जहां जहां न्यूरोग्लिया सेल होंगे वहां वहां फैटी लेयर भी बनेगी, फैटी लेयर भी बनेगी, ठीक है। तो न्यूरोग्लिया सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं भाई, किसकी फॉर्मेशन करते हैं, फैटी लेयर। तो न्यूरोग्लिया सेल जो है वो फॉर्मेशन करते हैं फैटी लेयर की, और उस फैटी लेयर को आप नाम दोगे, आगे हम देखेंगे, माइलिन शीट। क्या बोलोगे आप, माइलिन शीट, ठीक है। तो न्यूरोग्लिया सेल जो होते हैं वो फैटी लेयर की फॉर्मेशन करते हैं, और उस फैटी लेयर को आप बोलते हो माइलिन शीट। लेकिन जरा यहाँ पर हम देख ले थोड़ा सा कि यहाँ पर आपको मैं आपको समझा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। न्यूरोग्लिया सेल की 2 टाइप होती है, न्यूरोग्लिया सेल की सुनिएगा 2 टाइप होती है, एक है ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल और एक है श्वान सेल। अक्सर ज्यादातर आप इसका नाम सुनते होंगे, ठीक है, इसका नाम कभी नहीं सुना होगा आपने। हम जरा देख लेते हैं, न्यूरोग्लिया की 2 टाइप होती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल और एक होती है श्वान सेल। यार ये ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास 2 टाइप के न्यूरोग्लिया सेल होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल और श्वान सेल। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल जो होते हैं वो भी प्रोड्यूस करते हैं क्या, माइलिन शीट, जबकि श्वान सेल भी प्रोड्यूस करते हैं माइलिन शीट। तो फिर दोनों में फर्क क्या है, हम कह रहे हैं कि जो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल होते हैं वो माइलिन शीट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कौन से न्यूरॉन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब देखें, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। तो सीएनएस में क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो न्यूरॉन होंगे, उन न्यूरॉन के एक्सॉन के ऊपर जो माइलिन शीट डेवलप होगी, ठीक है, फैटी लेयर प्रोड्यूस होगी, वो कौन बना रहा होगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। वैसे श्वान सेल भी माइलिन शीट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कौन से न्यूरॉन में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होती है, तो जरा सुन लें, आपके ब्रेन से निकलने वाली नर्व और आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व जो पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो रही है, पूरी बॉडी के अंदर जो है वो स्प्रेड हो रही है, आपके अपर लिम्ब में जा रही है, आपके लोअर लिम्स में जा रही है, ठीक है, आपके ट्रंक रीजन में जा रही है, मतलब चेस्ट और एब्डोमिनल कैविटी। तो हमने कहा ब्रेन से निकलने वाली नर्व और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व अगर आपकी पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड होती है, तो स्प्रेड होकर एक सिस्टम जनरेट करती है, उस सिस्टम को आप बोलते हो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आपसे पूछा जाए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व अगर आपकी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो तो एक स्प्रेड होकर एक सिस्टम बनाती है, और उस सिस्टम को आप क्या बोलते हो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो यहां पर देखें, अब ये जो आपके पास माइलिन शीट, अब जहां जहां न्यूरोग्लिया सेल, मैं न्यूरोग्लिया सेल बोलूंगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट या श्वान नहीं बोलूंगा, सिंपल न्यूरोग्लिया सेल जहां जहां मौजूद होंगे, इसका मतलब वहां वहां माइलिन शीट होगी। अब एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ये यहां पर नहीं है, ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा, बिटवीन द न्यूरोग्लिया सेल, नोट करके पहले एक पॉइंट लिख लीजिएगा जो यहां पर नहीं है, बिटवीन द न्यूरोग्लिया सेल, between the neuroglia cell there is a space between the neuroglia cell, there is a space between, please note करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा, between the neuroglia cell there is a space between, term as, there is a space between, term as node of Renville, node of Renville,
ठीक है, क्या कह रहे हैं उसको हम? नोड ऑफ रनबायर कह रहे हैं, नोड ऑफ रनबायर। ठीक है, तो आप देखिए न्यूरोग्लियर सेल के बिटवीन आपको एक स्पेस नजर आता है, एक गैप नजर आता है, और इस स्पेस को आप क्या बोल रहे हो? टर्म नोड ऑफ रनबायर। ठीक है, मुझे बताइएगा नोड ऑफ रनबायर जो होगा वो अनमाइलिनेटेड होगा या माइलिनेटेड है? सोच के बोलिए। और से देखें, न्यूरोग्लियर सेल जहां होते हैं वहां फैटी लेयर होगी, मतलब माइलिन शीट होगी, तो वो एरिया माइलिनेटेड कहलाएगा। और जहां पे हम बात करें न्यूरोग्लियर सेल नहीं है, ठीक है, वहां फैटी लेयर नहीं होगी, माइलिन शीट नहीं होगी, तो वो क्या कहलाएगा? अनमाइलिनेटेड एरिया कहलाएगा। तो नोड ऑफ रनबायर जो है वो कौन सा एरिया कहलाएगा? अनमाइलिनेटेड एरिया कहलाता है। ठीक है, और हमने लास्ट क्लास के अंदर कल जो हमने डिस्कस किया था कि वो न्यूरॉन जिनमें माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, कल हमने डिस्कस किया था वेलोसिटी ऑफ नर्व इंपल्स में, कि जिनमें हम बात करें माइलिन शीट डेवलप होती है, उन न्यूरॉन के अंदर हम क्या देखते हैं कि नर्व इंपल्स जो होगा या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होगा या मैसेज जो होगा वो जंपिंग रूल फॉलो करता है। ठीक है, मतलब वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा, नर्व इंपल्स होगा, वो नोड ऑफ रनवायर टू नोड ऑफ रनवायर जो होगा वो ट्रांसमिट होगा, सर्कुलेट करता है, जंपिंग रूल फॉलो करता है। और इस मैकेनिज्म को आप क्या बोल रहे थे? सॉल्टेटरी कंडक्शन रिजल्ट। कल हमने पढ़ा था सॉल्टेटरी, पीछे देख भी ले प्लीज, सॉल्टेटरी कंडक्शन रिजल्ट। क्या हम देख रहे हैं कि वो न्यूरॉन जिनमें माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, उनमें जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल या नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होता है वो नोड ऑफ रनवायर टू नोड ऑफ रनवायर जंपिंग रूल फॉलो कर रहा होता है, इस तरह से। और इस जंपिंग रूल की वजह से नर्व इंपल्स की वेलोसिटी तेज हो जाती है, 150 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, और ये जो मैकेनिज्म कहलाता है जंपिंग रूल फॉलो जो हो रही है, इसको हम कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन रिजल्ट। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर जो होगा वो समझ में आ गया होगा। ये लास्ट बस बात मैं क्या कह रहा हूं कि नर्व इंपल्स जो होगा वो ट्रैवल करता है नोड ऑफ रनवायर टू नोड ऑफ रनवायर, लेकिन किन न्यूरॉन में? जिनमें माइलिन शीट प्रेजेंट होती है। अगर वो न्यूरॉन जिनमें माइलिन शीट प्रेजेंट ना हो, जैसे मोस्टली मोस्टली इंटर न्यूरॉन होते हैं जो हम पढ़ेंगे, इंटर न्यूरॉन होते हैं उनमें माइलिन शीट नहीं होती है मोस्टली। ठीक है, कुछ इंटर न्यूरॉन में माइलिन शीट होती है, लेकिन तभी मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, बुक में भी लिखा हुआ है मोस्टली इंटर न्यूरॉन लेस माइलिन शीट। मतलब हम कह रहे हैं इंटर न्यूरॉन के अंदर माइलिन शीट नहीं होती है, जिसकी वजह से नर्व इंपल्स जो होगा वो लीनियरली हम बात कर रहे हैं सर्कुलेट करेगा एक्सॉन के अंदर, कल हमने डिस्कस किया था। और जिन न्यूरॉन में माइलिन शीट होती है उनमें नोड ऑफ रनवायर टू नोड ऑफ रनवायर जो होगा वो मैसेज ट्रांसमिट होता है। और इस जंपिंग रूल को हम क्या कहेंगे? सॉल्टेटरी कंडक्शन रिजल्ट। और इसकी वजह से नर्व इंपल्स की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, जो क्या थी हमने कल डिस्कस किया था 150 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में।